हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज होने वाली है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। जल्दी से देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है और इसका अपन को रिप्लाई कैसे देना है। ठीक है, द चेंजिंग नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड न्यू एज इथिक्स। देखिए 3 क्वेश्चन का समागम है, 3 क्वेश्चन का कॉम्बो है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेंजिंग नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, यानी कि लीगल एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है नए रिसेंट ट्रेंड में। नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है रिसेंट ट्रेंड में, और न्यू एज ऑफ इथिक्स चेंज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है रिसेंट ट्रेंड के अंदर। तो ये समझने से पहले अपन को ये समझना होगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे ना तो आपको ये याद रखना है कि ये आपको IB या ग्लोबलाइजेशन के रिलेवेंट में लिखना है इसका आंसर। अब चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में आप वहाँ पर कुछ और पॉइंट्स लिख दो, जैसे कि अब आप किसी स्पीशीज के बारे में लिख लो, कोई इस चीज़ों के बारे में लिख लो जिसका इंटरनेशनल बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा या उसका लेस कंसर्न हो रहा है, तो वहाँ पर आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें लिखनी है अपन एक एक करके सारे पॉइंट चेक कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। सबसे पहले अब बात हो गई है IB के अंदर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के अंदर। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सस्टेन करना, यानी कि आज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो वापस से रिसाइकल हो और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहे, सस्टेन करते रहे। मींस आपकी ग्रोथ कैसी हो, सर्कुलर बेस पे हो, लीनियर बेस पे ग्रोथ नहीं हो। आज हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो वेस्टेज ना जाए, उसका फिर से रिसाइकल होकर अपन यूज कर सकें, यही सस्टेनेबल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। यही सस्टेनेबल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। ठीक है, रीयूज, ठीक है, रिसाइकल। तो यहाँ पर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही है। स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन, स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है आज की तारीख में कि हमारी कंपनी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे नेचर को या यहाँ के एनिमल लाइफ को कुछ हार्म हो रहा हो। ठीक है, ये स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्ट जो जुड़े होते हैं, जैसे अपना शेयर होल्डर हो गया, वेंडर हो गया, एम्प्लॉई हो गए, ये सारे के सारे एक साथ क्या कहलाते हैं, स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो ये डिमांड करते हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ बनाएं जिससे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो और ऐसी कोई चीज ना करे, ऐसा कोई एक्ट ना करे जिससे एनवायरमेंट डैमेज हो। तो ये 3 मेजरली नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आए। अब ये कंपनी परसेप्शन से अपन ने चेंजेस लिखे हैं। ठीक है, IB के। अब जो नेचर ऑफ द रेगुलेटरी एनवायरमेंट क्या चेंज हो गया है। रेगुलेटरी एनवायरमेंट जब अपन ग्लोबलाइजेशन में जाते हैं तो मोर कॉम्प्लेक्स हो गया है, मोर कॉम्प्लेक्स और मोर स्ट्रिक्ट। मोर कॉम्प्लेक्स हो गया क्यों, क्योंकि आज हर देश आगे बढ़ने में लगा है, हर देश को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है और इंपोर्ट कम करनी है। तो वो कुछ ट्रेड प्रैक्टिस कभी कुछ और रखता है, कभी कुछ और रखता है, नहीं फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। आजकल जो टैरिफ होते हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर GST की एक बैठक हुई और इन्होंने टैरिफ चेंज कर दिए, फिर दूसरी बैठक हुई, फिर टैरिफ चेंज कर दिए। महीने में 3 बार बैठक हुई, 3 बार वो टैरिफ चेंज कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। पहले अपन ने सोचा था कि बिजनेस इस तरीके से करेंगे, फिर बाद में चला चला कि उसमें प्राइस बढ़ गए हैं। तो कंप्लायंसेस स्ट्रिक्ट भी हो गए हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो गए, है ना। और बट इसके साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बहुत इमर्ज हुआ है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफी एक इसमें इमेंस रोल प्ले कर रहा है, IMF इसमें इमेंस रोल प्ले कर रहा है। कोऑपरेशन बढ़ चुका है, पहले कम था। आज एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एक वर्ल्ड ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए कोऑपरेशन जो है वो बढ़ गया है, ना कि कम हुआ है। ठीक है, फोकस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर वर्क ज्यादा किया जा रहा है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर वर्क कम था, पहले प्रोडक्ट एनहांसमेंट या लार्ज स्केल सेलिंग पे वर्क ज़्यादा था। तो आज की तारीख में अगर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में आपसे बात करी जाए तो कॉम्प्लेक्स हुआ है, स्ट्रिक्ट हुआ है, कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, और इसके अलावा कोऑपरेशन जो है वो ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया है थ्रू क्रॉस बॉर्डर। यही 4 पॉइंट अपन को याद रखने। इसके अलावा न्यू एज ऑफ इथिक्स। इथिक्स क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स होते हैं जो हर देश हर कंट्री में इक्वल होते हैं। मतलब नैतिकता, इसको मोरालिटी से आप सभी समझ लीजिए, क्योंकि इथिक्स के ऊपर तो मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं। केवल मैं इथिक्स से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इथिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि ये गोल्डन रूल्स हैं विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, जैसे हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो न्यू एज ऑफ इथिक्स क्या डेवलप हुए, यानी कि आज के युग के इथिक्स कौन से। पुराने इथिक्स तो ये थे कि हमको चोरी नहीं करना चाहिए, हमें
हमें दूसरों बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें सबके साथ स्नेह भाईचारे के साथ रहना चाहिए। लेकिन आज की एथिक्स है कि डाटा प्राइवेसी रखनी चाहिए, डाटा को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। फेसबुक क्या करता है, डाटा शेयर कर देता है। गूगल क्या करता है, डाटा शेयर कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एक थ्रेट आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है इसी 12 सीरीज के अंदर, और अपन उसको भी डिस्कस करेंगे अच्छे से थोरोली। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक न्यू एज ऑफ एथिक्स में शामिल हुआ है कि कौन सी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताए, कौन सी चीजें नहीं बताए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इमर्ज हुई है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इमर्ज हुई है कि आज जो है, पहले भी थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन न्यू एज ऑफ एथिक्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाइज अवेयर हुई है। यहां पर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पॉइंट एड ऑन करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पॉइंट एड ऑन करना है, याद रखना। और इथिकल लीडरशिप, अब इथिकल लीडरशिप जैसे कि आप कह सकते हो कि बहुत से देश है पेरिस समझौते से साथ जुड़े, नहीं जुड़े। अब कौन सी चीज़ हो रही है, कोई एक देश आगे बढ़ रहा है और उसके साथ वो अपनी लीडरशिप भी फॉलो करवा रहा है, यानी कि एनवायरनमेंट को सस्टेन करने में, एनवायरनमेंट को ग्रोथ करने में, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, एनवायरनमेंट में वेस्टेज रिड्यूस करने में, तो कोई इथिकल लीडरशिप भी डेवलप हो रही है। इसके अलावा हाँ ठीक है, इसके अलावा नेविगेशन इथिकल डायमेंशन है, कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4-5 पॉइंट अपन को याद रखने न्यू एज एथिक्स के अंदर। डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी एक मेजर इशू है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी जो लूप होल्स हैं या उसका जो वर्किंग मॉडल है वो भी एक इथिकल कंसर्न है। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक इथिकल कंसर्न में अंदर है, और एक इथिकल लीडरशिप भी डेवलप्ड हो रही है। लीडरशिप इसलिए डेवलप हो रही है क्योंकि यहाँ पर सबको इंपैक्ट करना होगा। अगर कोई ये सोचे कि इंडिया में, अगर अमेरिका में, यूएसए में कुछ अगर यहाँ पर अपन एनवायरमेंटल थिंग खराब करते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या चाइना में नहीं आएगा? आएगा। और चाइना में यदि पॉल्यूशन होगा तो उसका इंपैक्ट यूएसए में जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन है ना, वर्ल्ड सराउंड अस। तो ये सारी बातें अपन को इसके अंदर याद रखनी है। तो ये 3 पॉइंट हैं, तीनों अलग अलग तो बहुत ही कम मैंने देखा है, लेकिन एक साथ न्यू एज ऑफ एथिक्स तो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये 2 पॉइंट आपको रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट बार बार साथ में देखने को मिले हैं, तो ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिया, नटशेल के अंदर आंसर आपको दे दिया। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर छलांग मारते हो और ये जल्दी से सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।